दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाले अध्याय में गोता लगाने वाले हैं जिस पर यकीन करना आज भी मुश्किल लगता है। जरा सोचिए, महज व्यापार करने के इरादे से आई एक छोटी सी कंपनी दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को पूरी तरह से कैसे निगल सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। ये कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है, बल्कि कूटनीति, लालच और उन ऐतिहासिक भूलों की है जिन्होंने हमारे भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा इस तस्वीर को दिमाग में बिठाइए। 16वीं सदी का समय है। एक तरफ हमारा भारत है जो पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा अकेले पैदा कर रहा है, मतलब असल मायनों में सोने की चिड़िया। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर टिकी थी, जो अपने ही गृह युद्धों में उलझा हुआ था और जिसका वैश्विक उत्पादन में योगदान बमुश्किल 3 या 4% था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी कमजोर स्थिति वाले देश की मुट्ठी भर लोगों वाली कंपनी ने इतने विशाल भारतीय साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? कहानी शुरू होती है साल 1600 में। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी। तब कुछ 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फिर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज़ों के साथ सूरत के तट पर उतरे। देखिए, शुरुआत में तो सम्राट जहांगीर ने घास नहीं डाली, अनुमति नहीं मिली, लेकिन अंग्रेज भी पक्के व्यापारी थे। लगातार नई और मुनाफे वाली डील्स की पेशकश करते रहे। धीरे धीरे जब कंपनी ने पटना, सूरत और मुंबई में अपनी फैक्ट्रियां लगाईं, तो स्थानीय लोगों को काफी अच्छी तनख्वाह पर नौकरियां दी। उस वक्त के हिंदुस्तानी व्यापारी बहुत खुश थे और कंपनी बड़ी ही खामोशी से हमारे समाज में घुलने मिलने लगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया। एक जानलेवा माफी और 1686 का वो ऐतिहासिक संघर्ष। देखिए, जब पैसा आता है तो लालच भी बढ़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच इतना बढ़ गया कि 1686 में उन्होंने सीधे मुगलों से ही पंगा ले लिया, जंग छेड़ दी। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मुगलों ने उन्हें बहुत बुरी तरह कुचल दिया। इस करारी हार के बाद अंग्रेज़ों की अकड़ ठिकाने आ गई। उन्होंने घुटने टेक दिए, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कसम खाई कि वो फिर कभी विद्रोह नहीं करेंगे। और सच कहूं तो यहीं इतिहास ने करवट ली। औरंगजेब ने कुछ जुर्माना लगाकर उन्हें माफ कर दिया। ये माफीनामा उस छोटी सी चिंगारी की तरह साबित हुआ जिसने आगे चलकर पूरे साम्राज्य को राख कर दिया। अब देखते हैं कि औरंगजेब के जाने के बाद क्या माहौल था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होते ही मुगलों के बीच सत्ता पाने की ऐसी होड़ मची कि वो आपस में ही कटने मरने लगे। कमजोर और बिल्कुल अनुभवहीन शासक गद्दी पर बैठे, साम्राज्य अंदर ही अंदर खोखला होने लगा। और इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। 1717 में उन्होंने एक बेहद कमजोर मुगल बादशाह को मनाकर एक फरमान जारी करवा लिया। इस फरमान के मुताबिक एक मामूली सी सालाना फीस देकर अंग्रेजों को पूरे देश में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने मुगलों की आर्थिक कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। और फिर मुगलों के ताबूत में एक और कील ठुकी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2 करोड़ रुपए। जब मुगल शासक अपनी अय्याशी और आपसी कला में पूरी तरह डूबे हुए थे, तब पर्शिया यानी फारस की एक सेना ने दिल्ली पर अचानक से धावा बोल दिया। मुगलों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दिल्ली को बचाने के लिए मुगलों को उस जमाने में लगभग 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम फिरौती और बेशकीमती हीरे मोती पर्शियन सेना को सौंपने पड़े। सोचिए, ये घटना सरेआम इस बात का सबूत थी कि मुगलों का खजाना और उनकी सैन्य ताकत रातों रात दिवालियां हो चुकी थी। अब हम प्रवेश करते हैं कूटनीति के सबसे खौफनाक दौर में। बांटो, राज करो और जीतो। डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो, ये कोई 1-2 बार आजमाया गया टोटका बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद सोची समझी, व्यवस्थित और ठंडी कूटनीति थी। अंग्रेजों का सीधा सा फंडा था, जब सामने वाले को अपनी ताकत से नहीं हरा सकते तो उनके बीच नफरत के बीज बो दो, उन्हें आपस में लड़वा दो। उस समय का भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और अंग्रेजों ने हमारे इसी विखंडन को, हमारे इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आइए इस चालाकी भरे खेल के चरणों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बंगाल में धार्मिक आधार पर फूट डालनी शुरू की। फिर जरा प्लासी के युद्ध को देखिए। अंग्रेजों ने वो युद्ध अपनी सैन्य ताकत से नहीं जीता था, बल्कि नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही सेनापति को भारी रिश्वत देकर खरीद लिया था। और तीसरा कदम, मराठों और निजामों जैसी बड़ी ताकतों को आपस में उलझा देना।
जब ये भारतीय शासक आपस में लड़ लड़कर खून से लथपथ और कमजोर हो जाते, तब अंग्रेज बड़ी आसानी से उन पर हमला करते और रियासत हथिया लेते। वाकई ये पूरा का पूरा एक दिमागी खेल था। इन सारी चालों और साजिशों का सबसे बड़ा नतीजा निकला 1764 के बक्सर के युद्ध में। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। अंग्रेजों ने एक ही झटके में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पूरी संयुक्त सेना को धूल चटा दी। इस जीत के साथ ही पासा पूरी तरह पलट गया। 18वीं सदी आते आते लगभग पूरा भारत अंग्रेजों की मुट्ठी में था। अब वे सिर्फ मुनाफा कमाने वाले व्यापारी नहीं रहे थे, वे इस देश के शासक बन चुके थे। और फिर शुरू हुआ मनमाने टैक्स लगाकर भारत को अंदर तक नोचने और लूटने का अंतहीन सिलसिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस गाथा के आखिरी अध्याय की ओर, 1857 की क्रांति और भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण। अगर हम 1857 के विद्रोह के समय दोनों पक्षों की ताकत को तोलें तो तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे विद्रोही थे जिनके पास जज्बा तो था, लेकिन एक स्पष्ट नेतृत्व और जरूरी संसाधनों की भारी कमी थी। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो बहुत मजबूत स्थिति में थी। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेजों को कई अमीर भारतीय जमींदारों और यहां तक के कुछ समाज सुधारकों का भी पूरा साथ मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने, सड़कें बनाने और नई शिक्षा नीतियां लागू करने जैसे कुछ काम किए थे। इन्हीं तथाकथित अच्छे कामों के भ्रम में आकर कई प्रभावशाली भारतीयों ने अपनों का साथ छोड़कर अंग्रेजों का साथ दिया, जिसने इस महान क्रांति को बुरी तरह कुचलने में अहम भूमिका निभाई। और इस तरह कभी दुनिया भर में अपनी दौलत और ताकत का डंका बजाने वाले मुगल साम्राज्य का एक बेहद दर्दनाक अंत हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और उन्हें उनके ही देश से निकालकर रंगून की एक अंधेरी जेल में मरने के लिए छोड़ दिया। उनके बेटों और वारिसों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। इतिहास के पन्नों से मुगलों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया गया और इसी के साथ भारत पूरी तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बीड़ियों में जकड़ गया। तो अंत में आज के इस विश्लेषण से हमारे सामने एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या औरंगजेब का वो एक माफीनामा और उसके बाद आने वाले मुगल शासकों का आपसी लालच और अयोग्यता ही वो मुख्य कारण थे जिन्होंने इतने विशाल भारत को 200 सालों की गुलामी में धकेल दिया? या फिर ये महज अंग्रेजों की उस शातिर कूटनीति की जीत थी जिसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार ही नहीं थे? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ बीता हुआ कल नहीं बताता बल्कि भविष्य की चेतावनियां भी देता है। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।